अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम दो बड़ी खबरें ला रहे हैं। एक जो कल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तबादला हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है और वो क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से ये तबादला हुआ। ये बड़े दिलचस्प अवामिल हैं, हम आपको बताएंगे इसके ऊपर तफसीली और मुकम्मल एक्सक्लूसिव अंदर की खबर कि ये तबादले की क्या चीज़ें मुहर्रिकात बनी हैं। बिलूम सिर्फ समझा जा रहा है कि सिर्फ जो उन पर सियासत में हिस्सा लेने के इल्ज़ामात लग रहे थे वो वजह हैं, लेकिन उनके अलावा भी वजूहात हैं। ये वजूहात भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा जो वजूहात हैं वो भी हम आपको बताएंगे आज एक्सक्लूसिवली। इसके अलावा हम आपको जो अभी जो एक ख़बर चल रही है वो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की खबर चल रही है और उसके ऊपर जो एक माहौल में एक बनाया जा रहा है वो क्या है, ज़रा उस पर भी बात करेंगे और शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ FIR का क्या मामला है, सब कुछ ये हम आपको इस पर भी एक्सक्लूसिव अंदर की खबरें देंगे। तो अब बात यह है कि पहले चलिए शहबाज गिल से आगाज़ लेते हैं। शहबाज गिल साहब ने कल तकरीबन 6:30 बजे के करीब बीपर दिया ARY न्यूज़ पर, जिसमें उन्होंने तकरीबन 7 से 8 मिनट की उनकी एक बीपर है वो, जो कि इज़ लाइक अ स्पीच, क्योंकि एंकर उनको इंटरप्ट कर रही नहीं है। उनके साथ जो दो, एक तो न्यूज़ एंकर जो उनका बीपर ले रही हैं वो भी नहीं इंटरप्ट कर रहे, और उसी ट्रांसमिशन में उस वक़्त जो एक और PTI के एंकर हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ौज के लिए काम भी करते रहे हैं, गाने बनाते रहे हैं आसिफ गफूर साहब के दौर में और बड़ा उन्होंने पैसा बना रखा है, उस एंकर ने अरशद शरीफ और जो खावर घुमन है, एक और यूथिया हैं, वो भी सहाफ़ी तो कहीं से नहीं है वो, तो ये दो भी साथ मौजूद थे। ये भी एक लफ्ज़ नहीं बोले, यानी कि वो जो पूरा बीपर था वो पूरा का पूरा प्लान था, फिक्स था कि इनको बीपर पे लिया जाएगा और इनको पूरी जो इन्होंने बात कहनी है वो बात कहने का मौका अनइंटरप्टेड दिया जाएगा। तो 6:30 बजे इन्होंने वो बीपर दिया। 8 बजे ARY न्यूज़ तमाम मुल्क में केबल से गायब कर दिया गया और वो पैमरा के अहकामात पर केबल से उतारा गया और फिर किया गया। पैमरा ने ARY को एक नोटिफिकेशन भी भेजा है, एक नोटिस भी भेजा है शोकाज, जिसमें उन्होंने वो तमाम का तमाम जो शहबाज गिल का जो बीपर है उसका ट्रांसक्रिप्ट रिप्रोड्यूस भी किया हुआ है। वो 6 सफ़ों का वो शोकाज है। अब वो हम पहले बताते हैं कि उस पर हम बाद में आता है कि बीपर में क्या बात की गई और उस बात की क्या इम्प्लीकेशंस हैं। लेकिन अब जो FIR उस बीपर के ऊपर दर्ज की गई उसमें एक FIR अभी तक नहीं दर्ज की गई, लेकिन जो मुमकिन FIR जो दर्ज होने जा रही है वो है कि शहबाज गिल ने इदारों को अंदर बगावत करवाने की कोशिश की, फौजी अफसरान को उनके आला क़यादत, उनकी चीफ और उनकी चेन ऑफ कमांड के ख़िलाफ़ बगावत की तरगीब दी, उकसाया। ये उसका मुमकिन कंटेंट हो सकता है और मुमकिन तौर पर ये FIR फ़ौज की जैक ब्रांच ही कटवाने जा रही है, क्योंकि वही लोग मुतहर्रिक हैं इस वक्त। FIR अभी तक क्यों नहीं कटी? क्योंकि अभी तक जियो फेंसिंग लोकेशन से ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि शहबाज गिल उस वक्त कहाँ थे जहाँ पर ये बैठ के उन्होंने टेलीफोनिक बीपर दिया, क्योंकि ये कानूनी तौर पे ये बड़ा अहमियत का हामिल होगा इस FIR के फ्यूचर के लिए और शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी को, जिसे कहते हैं ना, बरकरार रखने के लिए। क्योंकि अगर बिलफर्ज वो उस वक्त अपने फार्म हाउस पे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी महंगा फार्म हाउस बनी गाला उधर गुलबर्ग ग्रीन्स में ख़रीदा है, तो वो अगर तो उस फार्म हाउस से बैठे ये टेलीफोनिक बीपर दे रहे थे तो फिर सिहाला पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की जाएगी, जो इस्लामाबाद का एक पुलिस स्टेशन है। अगर वो बनी गाला में बैठ के ये टेलीफोनिक बीपर देकर ये तमाम बातें कह रहे थे तो फिर बनी गाला पुलिस स्टेशन में ये FIR काटी जाएगी, और अगर वो इस्लामाबाद के किसी और मुकाम पर थे तो फिर जो उस मुकाम को जो थाना लगता होगा वहाँ पे
FIR काटी जाएगी, क्योंकि अदरवाइज लाइक अगर उन्होंने स्याला पुलिस स्टेशन की हदूद में ये टेलीफोनिक बीपर दिया अपने फार्म हाउस से गुलबर्ग ग्रीन्स में, तो होगा क्या कि अगर बनीगाला में अगर FIR काट दी गई, बनीगाला पुलिस स्टेशन में, तो वो FIR चैलेंज हो जाएगी तकनीकी बुनियादों पे, इस टेक्निकल पॉइंट पे कि जी FIR ही गलत काटी गई है, ये मुलजिम तो इस हदूद में उस वक्त मौजूद ही नहीं था जब ये वकूआ बयान किया जा रहा है, वो तो उधर था गुलबर्ग ग्रीन्स में, तो वो FIR क्वाश हो जाएगी। तो ये इस चीज़ को बड़ा जिसे कहते हैं ना वो गौर खोज करके इसको किया जा रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि इनके खिलाफ केस बनाने वाले हल्के कितने संजीदा हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट, और वो इनको कितना लंबा अंदर रखने की शायद कोशिश की जा रही है। अब ज़रा आ जाए इनके गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर। देखें, अगर शहबाज गिल के खिलाफ FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई तो फिर उनकी गिरफ्तारी दोपहर को कैसे होगी, ये बड़ा एक सवाल है। ये नहीं होना चाहिए, ये हथकंडे, ये सेडिशंस की FIR, ये सब कुछ ये नहीं होना चाहिए इस मुल्क में। हमने इस मुल्क में ये चीज़ें भुगती हैं, उन्होंने इस मुल्क में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया इस मुल्क की तरक्की में, ना कि इस मुल्क की स्टेबिलिटी में भी उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया ऐसे FIRs ने। अपने शहरियों को आप इख्तलाफ राय सियासत में सब कुछ के ऊपर। और देखिए बात यह है कि हमारी फौज को समझना होगा कि उन पर तनकीद होती ही तब है जब वो अपने आईनी हदूद से बाहर निकलकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासत में हिस्सा लेते हैं, या वो लापता अफराद जैसे मसले में मुलविस पाए जाते हैं, तब भी उनके ऊपर ऐसी तनकीद होती है। या मखसूस सियासी जो मजहबी जमातें हैं उनको, या कोई अस्करियत पसंद ग्रोहों को अगर वो वक्तन फ़वक्तन बैकिंग करें तो उस पर उन पर तनकीद होती है। तो वो नहीं करेंगे तो किसी के पास तनकीद का जवाब ही नहीं होगा। अब जरा लेकिन आ जाए शहबाज गिल साहब के जो बीपर है उसके अगर आप सुने तो वो बीपर बुनियादी तौर पे वो कर्नलों, ब्रिगेडियर्स, मेजर, ये वो इस रैंक के अफसरान को नाम लेकर मुखातिब कर रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, ये वो। इनको चाहिए कि गैर आईनी अहकामात मत माने, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो अपनी फ़ौज के, अपने आर्मी चीफ के, जनरल कमर बाजवा के, या जिस भी लेफ्टिनेंट जनरल के अंडर आते हैं उसके, या मेजर जनरल के अंडर आते हैं उसके अहकामात मत माने अगर कोई वो अहकामात गैर आईनी दे। पहली बात तो ये है कि बाकी गैर आईनी अहकामात के ऊपर तो हमारा भी एतराज़ है कि वो नहीं होने चाहिए, मानने भी नहीं चाहिए। उसको आप पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं कि सर मेरी ये वो है। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब, PTI और ये शहबाज गिल साहब, इन सब लोगों का जो बयानिया है वो ये नहीं है कि फ़ौज सियासत में किरदार ना अदा करे। वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज सियासत में एक ऐसा किरदार अदा करे कि वो इमरान खान साहब को वापस लाके प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल करे जैसे 2018 में किया था। और उसके लिए वो अब जो जूनियर अफसरान हैं उनको मुखातिब कर करके कह रहे हैं कि, क्योंकि एक ये तासुर तो पाया जाता है कि फ़ौज में शायद निचले रैंक में काफ़ी साइजेबल नंबर जो है वो इमरान खान साहब को पसंद करता है। तो अब आप उनको जिसे कहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि नहीं 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 अब कुछ करो इमरान खान को वापस लाने के लिए, जब आप मायूस हो गए फ़ौज की आला क़यादत की तरफ से। और उसकी बुनियादी वजह वहाँ पर बनी जब ये अभी लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद जो थे उनके डेथ पर जिस किस्म का एक कैंपेन चलवाई गई, PTI ने चलाई, बड़ी सोच समझ के, बड़ी वेल जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत ही वो अफसोसनाक एक कैंपेन चली जिसमें जिस तरह से निशाना बनाया गया इन जिसे कहते हैं डेथ्स को, जिस तरह से कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, इनको बुरा और पता नहीं क्या क्या कुछ करने के लिए उसमें कहा गया, इम्प्लाई किया गया कि नहीं ये शायद इमरान खान के करीब थे लेफ्टिनेंट सरफराज, और ये जी वो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की लॉबी थे, और ये जी बाजवा से इख्तलाफ कर रहे थे जो आर्मी चीफ थे, और ये कर रहे थे। ये इस किस्म की पूरी एक कैंपेन डिज़ाइन करके की गई। और इवन के इनके
डेथ्स का मजाक भी उड़ाया गया, बड़ा कुछ कहा गया। तो अब उसके बाद फौज ने नोटिस लिया, उन्होंने DGISPR ने के कंडेम किया। फिर सदर आरिफ अलवी को बावजूद इसके सुप्रीम कमांडर हैं फौज पाकिस्तान के, उनको जनाजे में शिरकत से रोक दिया गया कि फौजी तपे में आप मत आए। तो उसके बाद फिर एक GIT बनाई गई इस तहकीकात के लिए कि ये जिन लोगों ने ये कैंपेन की है क्या उसके पीछे मकासद थे, कौन लोग मुलव्वस थे इस कैंपेन के पीछे। उसमें एक ISI और IB के अफसर को भी डाला गया, ISI के कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं उसके अंदर। उससे PTI के कान खड़े हुए कि यार ये तो, क्योंकि सारी बात है PTI का उसमें हाथ है। आपको पता है हमारे प्रोग्राम में जो साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अहमद जवाद साहब, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर अरसलान इस किस्म की तमाम कैंपेन डिजाइन करते हैं जिनको पंजाब में लगा दिया गया है। और शहबाज गिल और इमरान खान और बुशरा बीबी के अपने कॉल सुनी हुई फ़ोन कर कहती हैं कि इसको गद्दारी से लेबल कर दो, इसको फलां से कर दो, ठीक है। तो ये सारे मिलके डॉक्टर सलान को ये ऑर्डर देते हैं। डॉक्टर सलान के नीचे फिर पूरा नेटवर्क है यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स का और ट्विटर वालों का, और वो फिर वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर एक कैंपेन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इनके फौरन कान खड़े हुए कि यार ये तो अल्टीमेटली हमारे तक बात आने वाली है इमरान खान साहब। तो फिर सबसे पहले तो इन्होंने असद उमर साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई भी अगर एक्शन लेने की कोशिश की गई तो हम उसका सख्त जवाब देंगे और फलान ये और वो। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं था इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही थी तो मुझे पेशकश की गई थी कि इमरान खान को उठा के तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ और ये और वो, इस किस्म की उन्होंने बातचीत की। अब जब ये PTI के कान खड़े हुए कि यार GIT बन गए तो हम सब फंस जाएंगे इसके अंदर, तो फिर ये गालिब इम्कान है क्योंकि शहबाज गिल और डॉक्टर अरसलान डायरेक्टली बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की हदायत पर कॉल करते हैं, अटैक करते हैं लोगों को। इमरान खान साहब को नहीं पसंद थी आसमा शराजी साहिबा, उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में एक आर्टिकल लिख दिया, तो एक उनके खिलाफ इंतहाई घटिया झूठी कैंपेन ट्विटर पर लॉन्च की गई जिसमें उनको गालम गलोच की गई और PTI ने उनके शो का बायकॉट किया। तो वो अहमद जवाद साहब चले गए आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में। तो ये शहबाज गिल थे जिन्होंने अहमद जवाद साहब को कॉल करके धमकियां दी कि तुम क्यों गए हो, आप क्यों गए हैं प्रोग्राम में आसमा शराजी के। तो ये सब लोग बुशरा बीबी और इमरान खान के कहने पर अमल करते हैं। तो अब अगर ये कैंपेन चली तो भी यकीनन बुशरा बीबी और इमरान खान इसमें मुलव्वस होंगे। और इसी तरह जो ये बीपर उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने फौज को कहा कि आप अपने सीनियर्स के अहकामात मानने से इनकार कर दें, यानी कि इन अदर वर्ड्स यही जो GIT में आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर आपके PTI के लोगों के खिलाफ आप अहकामात मानने से इनकार कर दें, यही वो कहना चाह रहे थे। तो वो जो उन्होंने लंबा चौड़ा एक बयान दिया बीपर की सूरत में 7-8 मिनट का, बगैर किसी जिसे कहता ना रोक टोक के ARY पर, वो भी यकीनन इमरान खान और बुशरा बीबी की कहने पर दिया हुआ बयान है। वरना शहबाज गिल की अपनी इतनी औकात नहीं, इतनी जरूरत नहीं कि वो इतनी बड़ी बात करें। तो अब फिर उनका अरेस्ट हो जाना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब इसी में आप देखिए कि जो बनी गाला है, अब मुनस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया है कि हमें पता चला है बनी गाला में कोई मूवमेंट हो रही है तो हम पंजाब पुलिस भेज रहे हैं। यानी कि इमरान खान साहब कहते थे कि पंजाब पुलिस को गुल्लू बट है शरीफों की। तो ये क्या है, क्या वो वजाहत फोर्स है गुजरांवाला की पंजाब पुलिस, या वो इमरान खान की जाती मुलाजिम है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से वो चलती है? वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस्लामाबाद कैसे आ सकती है दिफा के लिए, बनी गाला के एक पॉलिटिशियन के दिफा के लिए जो कि अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। हाँ, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो एक सर्टन सिक्योरिटी उनको कानून ने कहा हुआ है कि उनको दी जाए, वो तो उनको मिली हुई है। तो उसके अलावा कैसे पंजाब पुलिस इस्लामाबाद में एंटर होगी, जबकि इस्लामाबाद में सिर्फ किसी भी सूबे की पुलिस या कोई भी रियासती फोर्स जब तक वफाकी हुकूमत की इंटीरियर मिनिस्ट्री फॉर्मल रिक्वेजिशन ना भेजे इन राइटिंग, वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। तो फिर ये कैसे हो रहा है? क्या आप तसादुम करवाना चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर? ये क्या है? इसी तरह अब हम आगे आ जाते हैं। जो मामला है लेफ्टिनेंट फैज हमीद का,
देखिए, लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब को अब कोर कमांडर बहावलपुर भेजा गया है। जो वजूहात हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो हमने काफ़ी कल ज़राए से बात की और जमा की कुछ मालूमात। एक वजह उसमें ये बताई जाती है कि जो उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात थे, जो कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद खुद कर रहे थे, उसमें वो इदारे की और हुकूमत की पॉलिसी को लेकर नहीं चल सके। और अब शायद फ़ौज के इदारे को भी अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने जो मुज़ाकरात किए टीटीपी से, वो गलत फ़ैसला था। उसकी वजह यह है कि उससे पहले ज़रा ये बताते हैं कि जो टीटीपी थी वो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम थी। जमातुल अहरार अलहदा था, टीटीपी अलहदा था, और भी कई छोटी मोटी फैक्शंस थी। तो हर एक अलग अलग अपनी सौदेबाजी कर रहा था। कुछ पैसे मांग रहे थे, कुछ ज़मानत मांग रहे थे कि कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, और वो हथियार फेंकने को तैयार थे। लेकिन जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इस मुज़ाकरात के अमल में इन्वॉल्व हुए बतौर कोर कमांडर पेशावर जाके, इससे पहले वो बतौर DDISI भी उनके अफ़गान तालिबान से ताल्लुकात थे, लेकिन जब वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा बने तो उनके कहने पर तालिबान ने तमाम के तमाम जो टीटीपी के धड़े थे उनको एक यकजा कर दिया और उनके इख्तलाफात ख़त्म करवा दिए। उससे ये हुआ कि वो एक बड़ी फोर्स बन गए, जो कि उससे पहले छोटे मोटे ग्रुपों में बटे हुए थे। और दूसरा उसका नुकसान ये हुआ कि अगर आप देखिए कि रशिया या चाइना, वो जो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, चीन ये चाहता है कि आप उइगर मुसलमानों का मसला हल करें। वो जो ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट के जो मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, उनको सॉर्ट आउट करें, तो फिर हम अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारी उनसे बातचीत करें। वो अफगान तालिबान को कह रहे हैं कि ये आपकी टेरिटरी पे रहते हैं, इनको गैर मुसल्लह भी आपने करना है और इनको पीसफुल भी आपने बनाना है, और इनको अपने पास रखें, हमने वापस नहीं देने। यही रशिया कर रहा है। वो भी यही कह रहा है कि जो चेचियन और दीगर जो मिलिटेंट्स आपके पास हैं, इनको गैर मुसल्लह भी आप करें और इनको पुरअमन बना के अपने यहाँ पे रखें, हमें वापस नहीं चाहिए। ये सब अफगान तालिबान को ये कह रहे हैं। जबकि उसके मुकाबले में हमने क्या गलती की, वो ये की कि हमने अफगान तालिबान को कहा जी हमारी इनसे बातचीत करवाएं और सुलह सफाई करवाएं। अफगान तालिबान ने ला के उनको हमारे सामने बिठा दिया और उसके बाद अफगान तालिबान ने कहा जी हमारा रोल ख़त्म हो गया, अब आप जाने और ये जाने। यानी कि हमने अफगान तालिबान को इन अदर वर्ड्स बेल आउट कर दिया। इसमें हमें टीटीपी के साथ बैठना नहीं चाहिए था। हम अफगान तालिबान को कहते हैं कि जी दोहा एग्रीमेंट में आपने लिखा हुआ है कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो अब ये एग्रीमेंट पर अमल दरामद आपकी जिम्मेदारी है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग आपके एलाए हैं, आपके मेहमान हैं, आप जाने और ये जाने। और इसमें एक और भी फैक्टर, जो हमारी मुख्तलिफ पख्तून हलकों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि देखें हमारे आबाओ अजदाद भी किसी दौर में अफगानिस्तान में रहते थे, फिर हम में से कुछ लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए, फिर यहाँ पे वो सेटल हो गए, उनकी औलादें हम हैं, हम बड़े हो गए, हम इस मुल्क के शहरी हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ से कुछ लोग उठ के टीटीपी के अपनी फैमिलीज के साथ मिलिट्री ऑपरेशन के बाद अफगानिस्तान चले गए, माइग्रेट कर गए वहाँ पे, या भाग गए, वट जो आप कहें, तो वो वहाँ पर सेटल हो जाए, बस गैर मुसल्लह हो जाए। यहाँ पर उनको हमें क्यों वापस लाने की इतनी ज़रूरत पड़ी हुई है कि हमारे अपने लोग हैं, हम वापस नहीं आए। ये इन्होंने हमारे लोग यहाँ पे पख्तूनों का कत्लेआम किया हुआ है, ये वापस आएंगे तो यहाँ पर तो गली मोहल्लों में दुश्मनियाँ शुरू हो जाएंगी, कत्लेआम शुरू हो जाएगा कि वो आ गया जिसने मेरा बच्चा मारा था, वो आ गया जिसने मेरा बाप मारा था। तो हम क्यों इनको वापस लाना चाहते हैं? इनको वहीं पर रहने दे, बस सिर्फ अफगान तालिबान को ये पाबंद बना दे कि ये अब आपके यहाँ ही रहेंगे, आप ही रखें इनको, हमें नहीं चाहिए, लेकिन इनको गैर मुसल्लह कर दें और ये बॉर्डर के इस तरफ आके कभी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन हमने किया क्या कि हमने जब उनसे मुज़ाकरात शुरू कर दिए तो उसमें ये हुआ कि टीटीपी का तो मोराल बहुत हाई हो गया कि नाउ वी आर अ फोर्स, हमारे तमाम ग्रुपों के इख्तलाफात भी ख़त्म हो गए हैं, हम यकजा हो गए हैं, और पाकिस्तान जैसी पूरी रियासत और उसकी इतनी ताकतवर फौज का एक जर्नैल हमारे सामने बैठ के अब हमसे मुज़ाकरात कर रहा है और पूरी पाकिस्तानी रियासत हमारी मिन्नतें कर रही है कि, तो वो उस पर उनका तो बिल्कुल ही सर पर चढ़ गए। उसके बाद हुआ ये कि पहले दफ़ा जब गए लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, तो उन्होंने अफगान तालिबान ने उनको एक फहरिस्त दी,
तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, टीटीपी ने उनको फहरिस्त दी अपने 100 मिलिटेंट्स की, जो उनके मिलिटेंट कमांडर्स थे, बड़े कमांडर्स थे, जिसमें जो स्वात वाले मुस्लिम खान थे वो भी थे और दीगर बड़े कमांडर्स थे कि आप इनको रिहा करके अफगानिस्तान में भेजें। तो वो जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने कहते हैं ज़राए कि वो कमिटमेंट कर दी और वापस आए, तो उन्होंने आके जब फौज ने देखा तो उस दौर में ये टीएलपी के भी सारा झगड़ा चल रहा था, साद रिजवी वाला, जिसमें मुफ्ती मुनीब वगैरह को ला के आर्मी चीफ ने इन्वॉल्व किया हुआ था। तो एक तो उस वजह से भी कुछ ताखीर हुई और कुछ वैसे भी फौज ने फिर उस पर कहा कि ये मुस्लिम खान वगैरह, इनको कोर्ट से कन्विक्शन हुई हुई है, इनको कैसे छोड़ें। सिविल गवर्नमेंट भी फिर इन्वॉल्व होगी। उन्होंने भी कहा कि ये किस तरह हम छोड़ेंगे, आप हमें तो बताएं। लाइक बिलावल भुट्टो थे, उन्होंने कहा मेरी वालदा इन्होंने शहीद की हुई, आप किस बुनियाद पर इनसे क्या डायलॉग कर रहे हैं, हमें तो बताएं। इसी तरह दीगर भी PMLN से भी मियाँ शहबाज शरीफ ने भी इसी किस्म की पोजीशन दी कि कम से कम आप पार्लियामेंट की बैकिंग तो लें, क्या आप TTP से करना चाह रहे हैं। और TTP फिर मुतालबा कर रही थी कि ये आप फाटा के मर्जर को रिवर्स करें। तो वो फिर उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट ने की हुई, जिसे कहते हैं अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनका मर्जर हुआ है, ये कैसे हम रिपील कर दें एक मुसल्ला गिरोह के कहने पर। तो उस पर उन्होंने कहा कि आप हमें, फिर इन्होंने सिविल गवर्नमेंट को एतमाद में लिया। फिर जिसे कहते हैं फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के अंदर भी ये तय पाया कि ना तो फाटा का रिवर्सल होगा, ना दीगर चीज़ें होंगी, ना ही जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं उनको रिहा किया जाएगा, और जो बड़े वांटेड लोग हैं जिनका ट्रायल चल रहा है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। छोटे मोटे मिलिटेंट्स छोड़ दिए गए, जो आम फुट सोल्जर हैं वो तकरीबन 30 के करीब इन्होंने मिलिटेंट्स अफगान तालिबान को हवाले कर दिए, जो छोटे रैंक के मतलब इंडिविजुअल्स थे। अब उसके बाद फिर और लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को बताया गया कि ये पैरामीटर्स हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। फिर जो दूसरा इन्होंने शुरू किया, वो भी कहते हैं कि उसमें भी शायद फौज की उस तरह कंसर्न नहीं थी, कि इन्होंने लोकल जरगे भेजने शुरू कर दिए मिलिटेंट्स से मुज़ाकरात के लिए, ट्राइबल एल्डर्स के, जो अफगानिस्तान में जाकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने लगे। उनकी भी कोई उस तरह से वैल्यू नहीं थी, ये भी अगेन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी थी। उससे ये हुआ कि अब तालिबान जो TTP हैं वो इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं कि अब वो ना सिर्फ के KP में दोबारा से उन्होंने टारगेट किलिंग शुरू कर रखी हैं। ये जो पिछले दिनों डीर में जो MPA PTI के जिनके ऊपर अटैक हुआ, जिनके भाई और भतीजे मारे गए और खुद भी वो शदीद जख्मी हुए, जो जमाते इस्लामी के एक लोकल अमीर को मर्डर किया गया, शहीद किया गया वजीरिस्तान में, वो भी TTP ने किया। वो वहाँ पर फलाही काम करते थे, एक लोगों की फलाह बहबूद के लिए उनसे भत्ता मांगा, उन्होंने ना दिया, TTP ने उनको मार दिया। उनके जनाजे पर JJF के एक रहनुमा ने आके तकरीर की और उनके कत्ल की मजम्मत की। TTP ने अगले दिन उनको भी मार दिया, JJF के भी रहनुमा को। तो इतना ज़्यादा खौफ व हरास फैल गया। और TTP अब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, मैं हुकूमती पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, आपको तो मालूम है CM KP महमूद खान से भी वो भत्ता ले रहे हैं, जो एक्स गवर्नर KP शाह फरमान उनसे भी TTP भत्ता ले रही है, तमाम KP जो असम्बली है उसके ऑलमोस्ट तमाम मेंबरान से भत्ता ले रही है, जो जितने अमीर बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे TTP वहां पर भत्ता ले रही है, और जो नहीं दे रहा उसकी टारगेट किलिंग कर रही है। अब आपने आज देख भी लिया पिक्चर्स में, वो हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं पेशावर से, फरजाना अली साहिबा, आज TV की ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने भी पिक्चर्स पोस्ट की हुई है कि किस तरह से TTP वाले दंदनाते फिर रहे हैं स्वात के अंदर मट्टा में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो वो TTP तो एकदम से वो दंदनाने लग गई इन इलाकों में। तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिजनमेंट थी हुकूमत में भी। KP के लोगों में धरने देने शुरू कर दिए KP के कबाइल ने कि ये टारगेट किलिंग हो रही है और फौज क्यों नहीं रोक रही। और फौज की भी फिर क़यादत में तक ये रिजनमेंट पहुंची, उनमें भी आया कि यार ये तो जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने ये मुज़ाकरात किए हैं तो गेम हाथ से निकल गई है। तो एक तो ये वजह बनी उनकी पोस्टिंग की। दूसरी जो वजह बनी वो थी अगेन सियासी गिले शिकवे बहुत थे। आपने मौलाना फजल रहमान का भी सुना बयान कि हमें फौज से गिला नहीं है, लेकिन अटक पार जो साहब बैठे हुए हैं उनसे हमें गिला, यानी कि वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बात ही कर रहे थे। दीगर लोग भी, मरीम नवाज साहब भी पेशावर का हवाला देती थी, दीगर लोग पेशावर का हवाला देते थे। और फिर ऐसी इतलात आ रही थी, ज़रा ये बताते हैं कि जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जब ISI से पेशावर पोस्टिंग हुई तो बहुत से ऐसे लोग जो
उस वक्त आईएसआई से में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के अंडर काम कर चुके थे, और जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने डीजीआईएसआई आके अपनी टीम बनाने के लिए उन लोगों की पोस्टिंग्स की आईएसआई से और अपने लोग आईएसआई में वो लाए, तो वो ये हुआ कि उनमें से बहुत से अफसरान को कहते हैं कि केपी में पोस्टिंग करवा ली। कोर कमांडर पेशावर उस वक्त थे जो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, उन्होंने, और वो बदस्तूर ज़रा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो लोग, ये सब लोग कहीं ना कहीं पीटीआई को सियासी बैकिंग दे रहे थे। इवन के कहते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज़ में जो एक इंटेलिजेंस का जो एक अपना निज़ाम होता है फ़ौज का, जिसमें जो कि कोर कमांडर को रिपोर्ट करता है, क्योंकि कोर कमांडर पेशावर के अंदर पूरा केपी आ रहा होता है, पूरा प्रोविंस का आप कह लें कि वो कोर कमांडर होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पीटीआई को उसमें भी मदद मिल रही थी। और पीटीआई ने भी इन द सेम स्पिरिट एक इस पर भी बहुत ज़्यादा उधर लोगों की आईब्रोज खड़ी हुई कि यूं ही ये पेशावर पहुंचे लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, तो सीएम केपी महमूद खान साहब ने एक नोटिफिकेशन कर दिया कि जो ट्राइबल एरियाज जो अब केपी में जम हो गए हैं, उनमें जितने भी तरक्याती मंसूबे होंगे, जो उनका बजट होगा, जो सब कुछ होगा, वो कोर कमांडर पेशावर की सरबराही में कमेटी होगी, वो अप्रूव करेगी। भाई, आप कैसे इलेक्टेड लोगों का काम, जो कि अवाम के असल नुमाइंदे होते हैं, वो लेके एक कोर कमांडर को दे सकते थे जिसमें अरबों रुपए का बजट इन्वॉल्व हो, वो आप अरबों रुपए कैसे एक कोर कमांडर के अंडर दे रहे थे? इससे बड़ी जिसे कहते हैं ना, लोगों की आईब्रोज खड़ी हुई कि ये क्या हुआ है और कैसे हुआ है, और क्या ये कानूनी है, और क्या ये दुरुस्त है एथिकली भी। तो ये सब भी था। फिर अब आपको पता है जो अफगान तालिबान हैं और टीटीपी हैं, उनको ख़ासतौर पर खुसूसन अफगान तालिबान को, वो आईएसआई में एक मेजर जनरल हैं हसन खटक, वो उस डेस्क के इंचार्ज हैं, वो डील करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उनको भी बाईपास किया जा रहा था अफगान तालिबान से बातचीत में, जिसके ऊपर ज़रा ये कहते हैं कि मेजर जनरल हसन खटक और डीजीआईएसआई जो नदीम अहमद अंजुम थे, शायद उनकी भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशंस थी। और ये मेजर जनरल हसन खटक ये शुरू से अफगान डेस्क देख रहे हैं जबकि ये आईएसआई में हैं, और ज़रा ये बताते हैं काफ़ी ये इनकी डीप जिसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग है अफ़गानिस्तान के ऊपर। और ही वॉज द वन जिनके पास सबसे पहले ये इतला थी कि अफ़गान तालिबान कितना जल्दी टेक ओवर कर लेंगे काबुल को। इवन के अमेरिकन की भी असेसमेंट इतनी जल्दी की नहीं थी, लेकिन मेजर जनरल हसन खटक की असेसमेंट दुरुस्त साबित हुई। तो इसके बारे में इसलिए कहते हैं कि ये बड़े काबिल अफसर हैं और मोस्ट लाइकली मिनिमम ये लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक जाएंगे। फिर क्योंकि पश्तून हैं तो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उस खित्ते की। तो वो सब कुछ भी चल रहा था। फिर जो ये इल्ज़ामात लग रहे थे कि वो कर रहे हैं अभी भी पीटीआई की मुबैना तौर पर बैकिंग लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, तो उसमें अब फिर वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्मेंट हो रही थी। फौज की अपनी क़यादत भी इस पर सोच विचार कर रही थी। तो उसके ऊपर अगर तो उनको वापस जीएचक्यू बुलाया जाता तो कहा जाता कि ये बुग़्ज़ इमरान खान में किया गया है और उनको उनका कैरियर ख़त्म करने के लिए उनको बुलाया गया, क्योंकि उनकी फिर कोर का 1 साल पूरा ना होता और उनको फिर वो आर्मी चीफ बनने के अहल ही न रहते, जो बाय लॉ, क्योंकि आर्मी चीफ बनने के लिए आप एक लेफ्टिनेंट जनरल को 1 साल कम से कम कोर की कमांड की जानी चाहिए। तो फिर बहुत सोच विचार के बाद, बहुत सोच समझ कर, लाइक कराची का जो कोर कमांडर होता है पूरे सिंध का भी कोर कमांडर होता है, पूरा सिंध उसके अंडर रहता है, तो वो बहुत ताकतवर होता है, वो सिंध गवर्नमेंट से भी डील करता है। इसी तरह जो कोयटा का कोर कमांडर होता है 12th कोर का, वो भी बहुत ताकतवर होता है, वो भी पूरे के पूरे कोयटा प्रोविंस को भी चीफ मिनिस्टर के साथ डील करता है, चलाने में उसका कहीं ना कहीं रोल होता है। सेम केपी में जो 11th कोर होती है, उसका जो कोर कमांडर होता है पेशावर का, जो वो भी उसके अंदर पूरा केपी प्रोविंस आता है, तो वो भी चीफ मिनिस्टर के साथ डायरेक्ट होता है और वहाँ पे कोई ना कोई किरदार अदा करता है। तो अगर ये वहाँ पे रहेंगे तो फिर जारी बात है एक सर्टेन पावर जो एंजॉय करेंगे जिसका पीटीआई को बेनिफिट होगा। जबकि पंजाब के मामले में मामला यह है कि पंजाब में 2 कोर कमांडर्स बहुत पावरफुल होते हैं। एक कोर कमांडर लाहौर, क्योंकि वो पंजाब के प्रोविंशियल कैपिटल में बैठते हैं, और
डील करते हैं इनसे, सीएम पंजाब से भी और दीगर अमूर में भी। दूसरा जो कोर कमांडर बहुत ताकतवर होता है वो कोर कमांडर रावलपिंडी होता है, जो इस वक्त लेफ्टिनेंट साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं। वो एक तो क्योंकि आर्मी चीफ वहाँ बैठते हैं इस वजह से वो ताकतवर होते हैं, पास ही इस्लामाबाद है, 111 ब्रिगेड भी उधर ही पिंडी में बैठी होती है, इस वजह से वो ताकतवर हैं। प्लस पूरा का पूरा कश्मीर का जो बॉर्डर है वो उनके अंडर आता है, तो इसलिए भी बहुत ताकतवर होते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो दीगर पंजाब की कोर्स हैं, लाइक कोर कमांडर गुजरांवाला हो गए या कोर कमांडर मुल्तान हो गए, ये कम से कम असर और रसूख वाली कोर्स हैं। और उसके मुकाबले में अगर आप फिर बहावलपुर कोर तक चले जाएं तो ये बिल्कुल ही बहुत ही आप कह लें तकरीबन बेअसर कोर है। ये किसी भी तरह से ना पंजाब गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ना कहीं और कुछ कर सकते हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि पुलिस में कि या इवन के ब्यूरोक्रेसी में कि वो कहते हैं कि जिस अफसर को खुड्डे लाइन लगाना हो ना उसको जनूबी पंजाब में पोस्टिंग मिलती है, ठीक है, या इवन के बलूचिस्तान में पोस्टिंग मिलती है। तो यहाँ पर इसी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बिल्कुल एक बेज़रर सी पोस्टिंग दे दी गई है बहावलपुर की। वहाँ पे वो इंडियन बॉर्डर है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। अब नया डीएचए बहावलपुर बन रहा है, उसको भी देख सकते हैं, वो भी उनकी काफ़ी इंटरेस्ट का एरिया हो सकता है। या फिर चलें अच्छी बात है, अभी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं हैं तो गर्मी ख़त्म हो रही है और अगले साल अप्रैल में 23 अप्रैल को जब उन्होंने रिटायर होना है, तब तक अगर वो आर्मी चीफ नहीं बनते तो ये बड़ा अच्छा मौसम होगा। आगे सर्दियां आ रही हैं और फिर बाहर आएगी उनकी रिटायरमेंट तक, तो बड़ा अच्छा वो वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। सहराई इलाका है, प्लस शिकार वगैरह कर सकते हैं, वहाँ पे हिरन और दीगर होते हैं। क्योंकि मैं प्रिंसिपली शिकार के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अगर किसी को शौक़ है तो मैं बता रहा हूँ कि इस किस्म के मशागल वो एंजॉय कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसके लिए अब वो वहाँ पर चले गए हैं। हमारे जो दोस्त हैं बड़े अच्छे, मतलब मेरे तो फेवरेट हैं, माजिद निज़ामी, जिनकी बहुत अच्छी ग्रिप है फ़ौज और पॉलिटिकल फैमिलीज़ के ऊपर। तो वो तो ये भी लिख रहे हैं कि अभी तक आज तक बहावलपुर का कोई कोर कमांडर पाकिस्तान में आर्मी चीफ नहीं बना। तो बाकी अब आप खुद देख लें। तो देखते हैं क्या होता है। शायद इसी वजह से पीटीआई बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है और शहबाज गिल साहब के बीबी पर आ रहे हैं, दूसरे लोग बातें कर रहे हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।